रात के 10 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं 24 घंटे 24 रिपोर्टर। देश दुनिया के पिछले 24 घंटे की बड़ी खबरें। शुरुआत इस शो की 4 बड़ी खबरों से। किशोर राजवानी के साथ देखेंगे हरियाणा का ओपिनियन पोल। सर्वे कहता है मोदी पहली परीक्षा में पास, बीजेपी को बढ़त का अनुमान। मनीष शर्मा के साथ देखेंगे सचिन तेंदुलकर ने राज्यसभा से गैर हाजिर रहने पर दी सफाई। कहा भाई की बाईपास सर्जरी की वजह से संसद नहीं आ सका। ब्रजेश कुमार सिंह बताएंगे आचार संहिता के उल्लंघन के केस में पीएम मोदी को बड़ी राहत। चुनाव के दिन कमल दिखाने पर हुए केस में पुलिस ने लगाई क्लोजर रिपोर्ट। ब्रजेश राजपूत के साथ देखेंगे ओबामा के आदेश पर इराक में आतंकी संगठन आईएसआईएस के ठिकानों पर बमबारी शुरू। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, हरियाणा का ओपिनियन पोल किशोर राजवानी के साथ। मोदी का मैजिक न सिर्फ बरकरार है बल्कि जादू सर चढ़कर बोल रहा है। देखिए हरियाणा का ओपिनियन पोल क्या कह रहा है। एबीपी न्यूज नीलसन का 90 सीटों की विधानसभा में बीजेपी हरियाणा जनहित कांग्रेस के गठबंधन को 56 सीटें मिलने का अनुमान है। कांग्रेस 13 पर सिमट जाएगी, आईएनएलडी 19 और अन्य 2। 56 सीटें बीजेपी एचजेसी गठबंधन को। लेकिन अगर गठबंधन का ब्रेकअप देखें तो 46 बीजेपी, 10 हरियाणा जनहित कांग्रेस, यानी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी बीजेपी। अगर गठबंधन नहीं होता है, अकेले लड़ती है बीजेपी, तब भी 43 सीटें खुद ले जाएगी। हरियाणा जनहित कांग्रेस 3 पर रह जाएगी, कांग्रेस 16 पर, आईएनएलडी को तब 26 मिल जाएंगी और अन्य को 2। तो बड़ी बात यह है कि जादू बरकरार है नरेंद्र मोदी का, और ऐसा बरकरार है कि परीक्षा में न सिर्फ मोदी पास हैं लोकसभा के बाद, बल्कि डिस्टिंक्शन से पास होते दिख रहे हैं। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनते दिख रही है, अकेले अपने दम पर सरकार बनाती दिख रही है। हरियाणा में बीजेपी, जहां कुछ वक्त पहले तक कहा जाता था बीजेपी है ही नहीं। तो ओपिनियन पोल कहता है कि हरियाणा में बीजेपी एचजेसी की आ रही है सरकार। लेकिन क्या इतना आसान है? क्योंकि ओपिनियन पोल के बाद बीजेपी और एचजेसी के बीच झगड़ा सामने आ गया। देखिए एबीपी न्यूज पर ओपिनियन पोल पर चर्चा के दौरान बीजेपी और हरियाणा जनहित कांग्रेस के नेताओं के ये बयान। मैं समझता हूं आपका जो ओपिनियन पोल है, मैं उससे एक राय नहीं रखता, मैं मुत्फिक नहीं हूं उस ओपिनियन पोल से। आपने दिया है जब हम 45 सीटों पर लड़ेंगे, तो आप खुद बताइए कितने आपने बीजेपी की 40 दे दी, 45 में से 40 कैसे दे दी? आपने खुद सोच कर देखना चाहिए। जब आज हमारे गठबंधन को मानते हैं तो गठबंधन का मतलब वही गठबंधन की शर्तें जो 2011 में रखी गई। चुनाव जीतने के लिए लड़ा जाता है और आपका सर्वे भी स्पष्ट तौर पर संकेत कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आज हरियाणा प्रदेश में सबसे बड़ा दल बनकर के उभर रही है। तो ऐसे में ये आवश्यक हो गया है कि अब पुरानी शर्तों में कुछ परिवर्तन करके इस गठबंधन को हरियाणा प्रदेश की बिरादरी के बराबर के साथ नहीं है। बहुत अहम बात कही आपने यहाँ पर। एबीपी न्यूज नीलसन के ओपिनियन पोल में ज्यादातर लोगों ने मौजूदा हुड्डा सरकार के खिलाफ दिखाई बेरुखी। हमने लोगों से पूछा हुड्डा सरकार का प्रदर्शन कैसा रहा। 7% लोगों ने कहा बहुत अच्छा, 24% ने कहा अच्छा, 23% ने कहा खराब और 9% ने कहा बहुत खराब रहा। हमने लोगों से कहा कि हरियाणा में कांग्रेस का बुरा हाल क्यों। 25% लोगों ने कहा मुख्यमंत्री के खिलाफ गुस्सा है, 52% ने कहा यूपीए सरकार से नाराजगी है, 12% ने कहा स्थानीय नेताओं से नाराजगी है, जबकि 11% ने कहा कह नहीं सकते। सर्वे में लोगों से पूछा गया हरियाणा में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है। 52% ने कहा महंगाई, 33% ने कहा भ्रष्टाचार, 26% ने कहा बिजली, 17% ने पानी, 15% ने सड़क और 12% ने साफ सफाई। हमने पूछा कि सीएम की पहली पसंद कौन है। 25% ने कहा सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, 15% ने अभय चौटाला, 12% ने कैप्टन अभिमन्यु सिंह और 10% ने कहा राव इंद्रजीत सिंह। हमने लोगों से ये भी पूछा कि क्या गढ़गांव में गलत तरीके से जमीनें दी गई हैं। 44% लोगों ने कहा हाँ, 39% ने कहा ना और 17% लोगों ने कहा कह नहीं सकते। हमने ये भी पूछा कि क्या सीएम हुड्डा के एरिया रोहतक को छोड़कर बाकी हरियाणा में विकास पर बेरुखी रही। 71% लोगों ने कहा हाँ, 25% लोगों ने कहा ना और 4% ने कहा कह नहीं सकते। यह सर्वे यूरोपियन सोसाइटी फॉर मार्केट रिसर्च के दिशा निर्देशों को ध्यान में रखकर किया गया है।
संसद में गैर हाजिरी पर सचिन तेंदुलकर ने दी सफाई, कहा भाई की सर्जरी की वजह से नहीं जा पाया संसद। My absence in Delhi has been discussed rather bit too much. I don't mean to disrespect any institution or any individual. When I got back from England and I had planned to be here in Delhi, there was an emergency in my family which I didn't disclose. It was a medical emergency, and I thought certain things are kept private. But just to let you know that my absence in Delhi was because my elder brother Ajit had to undergo a bypass surgery, and I had to be by his side. भले ही सचिन संसद में ना आ रहे हों, लेकिन वो आज दिल्ली में कॉमनवेल्थ खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के सम्मान समारोह में जरूर नजर आए। सचिन का यहाँ आना हैरत भरा था, क्योंकि इनविटेशन कार्ड में सचिन के आने का कोई जिक्र नहीं था। सचिन ने विजेंद्र सिंह, गगन नारंग समेत कई खिलाड़ियों को अवार्ड दिया। सचिन तेंदुलकर को अप्रैल 2012 में राज्यसभा का सांसद बनाया गया था। तब से अब तक सचिन सिर्फ 3 बार ही संसद गए हैं। राज्यसभा में क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और अभिनेत्री रेखा की उपस्थिति कम होने पर सवाल उठा है। ये मामला आज राज्यसभा में उठने पर राज्यसभा के उपाध्यक्ष ने कहा है कि सचिन बिना जानकारी दिए 40 दिन गैर हाजिर रहे हैं, वहीं रेखा उससे कम दिन गैर हाजिर रही हैं। नियम के मुताबिक अगर 60 दिन बिना अनुमति के कोई सांसद अनुपस्थित हो तो सीट खाली घोषित की जा सकती है। जो भी संसद सदस्य है उसको सदन को अटेंड करना चाहिए, लेकिन किसी भी सदस्य को आप बलपूर्वक अटेंड नहीं करा सकते हैं। जहाँ तक रेखा और सचिन तेंदुलकर का सवाल है, पिछले सारे सत्रों में आए हैं। मेरी बात हुई, अगले हफ्ते रेखा आ रही है, रेखा जी आ रही है, और सचिन ने भी कहा था सत्र खत्म होने के पहले वो आएंगे। कांग्रेस भले बचाव कर रही है, लेकिन सवाल उठता है कि अगर सचिन और रेखा के पास संसद में बैठने का वक्त नहीं है तो इनको सांसद बनाने के लिए राजनीतिक दल इतने उतावले क्यों रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिली है बड़ी राहत। अहमदाबाद पुलिस ने उस मामले में मोदी को क्लीन चिट दे दी है, जो कि चुनाव आयोग के निर्देश के आधार पर 30 अप्रैल 2014 को मोदी के खिलाफ दाखिल किया गया था। अहमदाबाद पुलिस की क्राइम ब्रांच ने शहर की मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में जो क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की है, उसके मुताबिक 30 अप्रैल 2014 को मोदी के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई थी, उन एफआईआर में जिन सेक्शन के तहत मोदी पर आरोप लगाए गए थे वो आरोप सही नहीं पाए गए हैं। दरअसल चुनाव आयोग ने मोदी के खिलाफ मामला दर्ज करने का निर्देश गुजरात सरकार को दिया था, जिसके आधार पर मोदी के सामने एफआईआर दर्ज की गई थी। जिस वक्त मोदी के सामने वो एफआईआर दाखिल की गई थी, वो न सिर्फ गुजरात के मुख्यमंत्री थे बल्कि गुजरात के गृह मंत्री भी। मिजोरम के राज्यपाल पद से बर्खास्त की गई कमला बेनीवाल पर गुजरात सरकार ने गंभीर आरोप लगाए हैं। गुजरात सरकार ने दावा किया है कि बेनीवाल की वजह से उसे करीब 1200 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। गुजरात के मुख्य सचिव ने केंद्र सरकार को लिखी चिट्ठी में कहा है कि कमला बेनीवाल ने गुजरात की राज्यपाल रहते हुए राज्य के लोकायुक्त बिल में संशोधन के प्रस्ताव को काफी दिनों तक लटकाए रखा। गुजरात सरकार के मुताबिक इस देरी के कारण ही उसे केंद्र सरकार की तरफ से दिए जाने वाला वह फंड नहीं मिल सका, जिसे हासिल करने के लिए लोकायुक्त कानून में संशोधन जरूरी था। गुजरात के मुख्य सचिव के मुताबिक बतौर राज्यपाल बेनीवाल ने जो देरी की, उसकी वजह से 13वें वित्त आयोग से 1216 करोड़ रुपए जो कि गुजरात को मिलने थे वो नहीं मिल पाए। राज्यपाल के पद से हटाने के बाद कमला बेनीवाल की पहली प्रतिक्रिया, उन्होंने माना कि वो राजनीति के शिकार हुई है। मिजोरम से लौटते वक्त कोलकाता में कमला बेनीवाल ने एबीपी न्यूज से बात की। उन्होंने कैमरे पर कुछ नहीं कहा, लेकिन ये पूछे जाने पर कहा क्या वो राजनीति के शिकार हुई है। उन्होंने कहा ऐसा ही समझिए। कोलकाता में कैमरे पर भी कमला बेनीवाल खुद पर लगे आरोपों को गलत बताया। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या वेंडेटा, आपको क्या लगता है मैडम? मैंने सब काम कायदे में किए, मैं इतना जानता। कमला बेनीवाल को गुजरात में राज्यपाल रहते गड़बड़ी करने के आरोप में सरकार ने हटा दिया था। शिरडी के साईं बाबा के खिलाफ मुहिम चला रहे शंकराचार्य का अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ निशाना। कहा कि टोपी नहीं पहनने वाले अब कब्र पर जाकर सजदा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिरडी यात्रा का कार्यक्रम अभी तक तय नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले ही बवाल मच गया है। साईं बाबा की पूजा के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने मोदी पर साधा है निशाना।
शंकराचार्य ने कहा कि नरेंद्र मोदी पहले साईं के बारे में पढ़ लें, उसके बाद ही शिरडी जाएं। मोदी की यात्रा को लेकर शंकराचार्य ने सवाल पूछा है कि जिस शख्स ने टोपी नहीं पहनी, क्या वो कब्र में जाकर सजदा करेंगे? उनका जो चरित्र है, उनकी किताब से छपा है, उसको पढ़कर अगर मोदी जी वहां जाते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं, वो भी जाएं और फिर अपने नाम के आगे भले ही साईं मोदी लगा रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं। शिरडी से बीजेपी सांसद सदाशिव लोखंडे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर शिरडी आने का न्योता दिया है। सदाशिव लोखंडे के मुताबिक मॉनसून सत्र के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरडी आने का भरोसा दिलाया है। प्रियंका गांधी ने कांग्रेस में पद लेने की खबरों को बताया अटकलें और अफवाह। प्रियंका गांधी ने बयान जारी कर कहा है कि कांग्रेस पार्टी में मेरे किसी पद लेने की जो अटकलें लगाई जा रही हैं वो एकदम गलत है। मेरे लिए चिंतित उन सभी लोगों की मैं आभारी रहूंगी अगर वो इस तरह की अफवाह फैलाना बंद कर दें। खबरें थी कि प्रियंका गांधी जल्द ही कांग्रेस में सक्रिय भूमिका में आएंगी। उनको महासचिव के पद दिए जाने की अटकलें थी। कांग्रेस प्रवक्ता शोभा ओझा ने भी कहा था कि गांधी परिवार के 3 सदस्यों को कांग्रेस पार्टी में होना चाहिए। जाहिर है प्रियंका गांधी ने उन कांग्रेसियों को जवाब दिया है जो राहुल गांधी को नाकाम बताकर प्रियंका के नेतृत्व की मांग कर रहे हैं। बिहार के सीएम पद को लेकर बढ़ा झगड़ा। आरजेडी जेडीयू कांग्रेस के गठबंधन का नेता कौन होगा, इस पर आरजेडी ने कहा कि चुनाव के बाद होगा नेता का नाम तय। विधानसभा उपचुनाव को लेकर आरजेडी जेडीयू और कांग्रेस ने भले गठबंधन कर लिया हो, लेकिन इस गठबंधन के नेता को लेकर आरजेडी जेडीयू के बीच हो गई है दरार। बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने गठबंधन की तरफ से सीएम पद के लिए नीतीश कुमार के नाम को उछाला, लेकिन इसके बाद से ही आरजेडी खुलकर ऐतराज जता रही है। विधानसभा का चुनाव 2015 का, उसके बाद ना डिसाइड होगा कि कौन नेता होंगे। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे के बयान से ये तो तय हो गया है कि नीतीश कुमार के नाम पर लालू यादव आसानी से मानने वाले नहीं हैं। तो उपचुनाव से पहले ही गठबंधन में दरारें पड़नी शुरू हो गई। बड़ा सवाल यह भी कि क्या लालू सीएम के तौर पर नीतीश को देख पाएंगे। आगे अगली खबर में देखिए आईसीयू में जसवंत सिंह। पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जसवंत सिंह को सिर में चोट लगी है। बताया जा रहा है कि कल रात जसवंत सिंह अपने कमरे में गिर गए थे, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। धौलाकुआं के आर्मी अस्पताल में जसवंत सिंह को भर्ती कराया गया है, जहां बीजेपी के बड़े नेता लालकृष्ण आडवाणी, राजनाथ सिंह, शाहनवाज और रूडी जसवंत सिंह को देखने अस्पताल गए थे। रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी बयान में जसवंत सिंह की हालत गंभीर बताई गई है। ई रिक्शा पर मोदी सरकार ने बड़ा यू टर्न ले लिया है। दिल्ली हाई कोर्ट में दिए हलफनामे में मोदी सरकार की तरफ से कहा गया कि अब ई रिक्शा मोटर व्हीकल एक्ट के दायरे में आएंगे। सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में हलफनामा दिया है, जिसके मुताबिक ई रिक्शा चलाने के लिए रजिस्ट्रेशन की जरूरत होगी। ई रिक्शा चलाने वालों के पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और इनकी रफ्तार 25 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा नहीं होगी। यही नहीं, ई रिक्शा चलाने वालों को इंश्योरेंस भी कराना पड़ेगा। कोर्ट में हमारा एक उसके बारे में जो सुझाव था वो कोर्ट को सबमिट किया है। ऑनरेबल कोर्ट की परमिशन मिलने के बाद मुझे लगता है कि फिर से ई रिक्शा शुरू होगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने पिछले हफ्ते दिल्ली की सड़कों पर बिना रजिस्ट्रेशन के चलने वाले ई रिक्शा पर रोक लगा दी थी। महाराष्ट्र के मंत्री पर पुणे के पास शाही फेंकी गई। शाही आंख में गिरने से मंत्री जख्मी। महाराष्ट्र के सहकारिता मंत्री हर्षवर्धन पाटिल पुणे के भिगवन में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने गए थे। इस बीच प्रदर्शन कर रहे धनगर समाज के लोगों से बात करने के लिए जैसे ही उन्होंने कार का शीशा नीचे किया तो उन पर शाही फेंक दी गई। शाही मंत्री की आंख में गिरी, जिसके बाद उनको बारामती हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। बाद में बारामती से हर्षवर्धन पाटिल को पुणे रेफर किया गया। पुलिस ने शाही फेंकने के आरोप में धनगर समाज के 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। महाराष्ट्र में धनगर समाज के लोग 3.5% आरक्षण की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। करीब 3 दिन के इंतजार के बाद आज फाइनली सत्यशील यादव जो कि बीएसएफ के जवान थे, जो चिनाब नदी में पेट्रोलिंग के दौरान पाकिस्तान चले गए थे, उनको हैंड ओवर किया गया है, बीएसएफ के हवाले किया गया है। और आप देख सकते हैं सत्यशील यादव को यहाँ से ले जाया जा रहा है। और
सत्यशील यादव के घर वाले जो है उनकी बहनें काफी खुश होंगी, सत्यशील यादव काफी खुश होंगे क्योंकि 2 दिन बाद राखी का त्योहार है और उससे ठीक पहले सत्यशील यादव को यहाँ से रिहा किया गया है। आखिरकार भारत के गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय की कड़ी मशक्कत के बाद के एफर्ट्स के बाद अब यह दिन हुआ है कि सत्यशील यादव वापस भारत पहुंचे हैं। डाकू से सांसद बनी फूलन देवी हत्याकांड का मुख्य आरोपी शेर सिंह राणा दोषी करार, सजा पर ऐलान 12 अगस्त को। दिल्ली के अशोक रोड पर 2001 में शेर सिंह राणा ने दिन दहाड़े फूलन देवी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। अब 13 साल बाद शेर सिंह राणा को दोषी करार दिया गया है। राणा को आईपीसी की धारा 302 यानी हत्या और धारा 307 यानी हत्या की कोशिश के तहत दोषी करार दिया गया है। सजा का ऐलान 12 अगस्त को किया जाएगा। अदालत ने इस मामले के बाकी 10 आरोपियों को पर्याप्त सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। 11वें आरोपी की जेल में मौत हो चुकी है। दिल्ली पुलिस ने इस केस में कुल 11 लोगों को ही आरोपी बनाया था। फूलन देवी की हत्या 13 साल पहले 25 जुलाई 2001 को हुई थी। फूलन देवी उस समय लोकसभा की सांसद थी। मेरठ पुलिस का दावा नहीं हुआ था लड़की का जबरन धर्म परिवर्तन, आरोप लगाने वाली लड़की थी गर्भवती। मेरठ पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासा किया कि पीड़ित लड़की का 23 जुलाई को मेरठ मेडिकल कॉलेज में ऑपरेशन हुआ था। कलीम नाम के शख्स ने उसे पत्नी बनाकर अस्पताल में भर्ती कराया था। पुलिस का कहना है कि कलीम ने पीड़ित लड़की का पहले अल्ट्रासाउंड कराया, जिससे पता चला कि वो 1.5 महीने की गर्भवती है, लेकिन प्रेगनेंसी में कुछ गड़बड़ी की वजह से उसका गर्भपात कराना पड़ा। हालांकि पीड़ित लड़की का अब तक कहना था कि आरोपियों ने उसे मुजफ्फरनगर ले जाकर उसका ऑपरेशन करवाया था। पुलिस ने ये भी कहा कि इस बात के कोई सबूत नहीं मिले हैं कि पीड़ित लड़की का जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया। मेरठ की पीड़ित लड़की का दावा है कि उसके साथ गैंगरेप हुआ था और उसका धर्म भी बदला गया था। इस घटना के बाद से मेरठ में तनाव के हालात बन गए थे। तो मेरठ में फैले तनाव को खत्म करने की कोशिश में जुटा है प्रशासन। पुलिस के दावे के बाद सवाल ये कि क्या पीड़ित लड़की झूठ बोल रही है, सच क्या, ये भी जल्द पता चल पाएगा। असम में कहर का दूसरा नाम बन गया है इंसेफ्लाइटिस यानी दिमागी बुखार। इंसेफ्लाइटिस की चपेट में आने से अब तक 350 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। असम का कोई जिला ऐसा नहीं बचा है जहां इंसेफ्लाइटिस यानी दिमागी बुखार बीमारी के मामले सामने नहीं आ रहे हों। राज्य भर में अब तक कुल 2170 मामले सामने आए हैं। खबर लिखे जाने तक जो आंकड़े मिले उसके मुताबिक इंसेफ्लाइटिस से मरने वालों की संख्या 388 तक पहुंच गई है। अचानक तेज बुखार आना, मरीज के व्यवहार में अचानक परिवर्तन, पूरी तरह से होश खो देना और पहली बार झटका आना इस रोग के प्रमुख लक्षण हैं। जानकारों के मुताबिक यूं तो इंसेफ्लाइटिस यानी दिमागी बुखार किसी भी मौसम में हो सकता है, लेकिन मानसून के दौरान इसका प्रकोप और बढ़ जाता है। दिल्ली के न्यू अशोकनगर इलाके में 2 भाइयों पर लगा गैंगरेप का आरोप है कि पहले छोटे भाई ने शादी का झांसा देकर रिश्ते बनाए और फिर बड़े भाई के साथ मिलकर लड़की का गैंगरेप किया। गैंगरेप की ये वारदात जिस इलाके में हुई है वो दिल्ली के न्यू अशोकनगर थाने के तहत आता है। रोशन और उसका बड़ा भाई दोनों ही फरार हैं। पीड़ित लड़की को लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस दोनों फरार आरोपियों की तलाश में जुटी। यूपी के पीलीभीत में हुई है गैंगरेप की शर्मनाक वारदात। दलित लड़की को अगवा कर गैंगरेप करने का आरोप 4 युवकों पर लगा है, जिनमें से 2 को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये शर्मनाक वारदात पीलीभीत के बीसलपुर इलाके में हुई है। गैंगरेप का आरोप एक बारात घर के मैनेजर विनोद और उसके 3 साथियों पर लगा है। लड़की के अपहरण की जानकारी टाटा मैजिक चलाने वाले एक ड्राइवर ने पुलिस को दी। पुलिस उन्हें तलाश करती हुई उस बारात घर तक जा पहुंची, जहां 4 बदमाश लड़की को ले गए थे। पुलिस ने सनी सिंह और विनोद को तो रंगे हाथों मौके से गिरफ्तार कर लिया, लेकिन रामबरन यादव और जहीरुल नाम के बाकी 2 आरोपी फरार हो गए। आरोपी सनी सिंह छत से कूदकर भागने की कोशिश में घायल भी हो गया, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने पीड़ित लड़की को मेडिकल जांच के लिए भेज दिया है और बाकी के आरोपियों की तलाश की जा रही है। यूपी के फिरोजाबाद में 9 साल के बच्चे के खिलाफ शांति भंग की आशंका का केस दर्ज करने वाले दरोगा को सस्पेंड कर दिया गया है। ये कार्रवाई मीडिया में इस बारे में खबर दिखाए जाने के बाद की गई। फिरोजाबाद के थाना नगला सिंगी इलाके में 9 साल के बच्चे के खिलाफ शांति भंग की आशंका का केस दर्ज कर दिया गया था। इतना ही नहीं, पुलिस ने इस मामले की जांच करके ये रिपोर्ट भी लगा दी कि जिसके खिलाफ ये केस है उससे इलाके में शांति भंग होने की आशंका है। ये मामला जब मीडिया में उछला
तो एसपी ने कार्रवाई करते हुए केस दर्ज करने वाले दरोगा छैला बाबू को सस्पेंड कर दिया। एसडीएम ने भी तीसरी क्लास में पढ़ने वाले इस मासूम के खिलाफ दर्ज केस को गलत मानते हुए इस केस को खारिज कर दिया। खतरनाक इबोला वायरस के शिकार लोगों की तेजी से बढ़ती संख्या के कारण दुनिया भर में पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी का ऐलान किया गया है। ये ऐलान WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किया है। इबोला वायरस की वजह से अब तक करीब 1000 लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें ज्यादातर मामले पश्चिमी अफ्रीका के देशों गिनी, सिएरा लियोन और लाइबेरिया में सामने आए हैं। इबोला एक लाइलाज बीमारी है जिसमें करीब 70% मरीजों की मौत हो जाती है। हालांकि इबोला का असर फिलहाल पश्चिमी अफ्रीका के कुछ देशों तक ही सीमित है। फिर भी WHO ने एहतियात के तौर पर दुनिया भर के देशों को सावधानी बरतने को कहा है। भारत में अब तक इस वायरस का कोई केस सामने नहीं आया है। इराक में ISIS के ठिकानों पर अमेरिका का हवाई हमला। 2 अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने इरबिल के पास बम गिराए। अमेरिका के रक्षा विभाग ने इरबिल के पास हमलों की जानकारी दी है। कल अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा था कि आतंकी अगर इरबिल शहर की ओर बढ़ते हैं तो हवाई हमले किए जाएंगे। इरबिल में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास है और सैन्य सलाहकारों के दफ्तर हैं। Today I authorized 2 operations in Iraq. Targeted airstrikes to protect our American personnel and a humanitarian effort to help save thousands of Iraqi civilians who are trapped on a mountain without food and water and facing almost certain death. ISIS सुन्नी मुसलमानों का संगठन है जो इराक पर अपना राज कायम करने के लिए लगातार हमले कर रहा है। ये सेल्फी का जमाना है और आजकल हर कोई सेल्फी ले रहा है, तो भला बंदर कैसे पीछे रहे। लेकिन बंदर की सेल्फी ने मचा दिया है विवाद, कॉपीराइट का विवाद। एक ब्रिटिश फोटोग्राफर और विकीमीडिया के बीच ये विवाद चल रहा है। ब्रिटिश फोटोग्राफर डेविड स्लेटर का कैमरा छीनकर बंदर ने कई सारी सेल्फी खींच डाली, लेकिन इस सेल्फी को विकीमीडिया ने अपने पेज पर डाल दिया, जिससे फोटोग्राफर और विकीमीडिया में झगड़ा शुरू हो गया। कैमरे के मालिक फोटोग्राफर डेविड का दावा है कि तस्वीर उनके कैमरे से ली गई है, इसलिए विकीमीडिया इसे अपने पेज से हटा दे। जबकि विकीमीडिया ने इस सेल्फी को ये कहते हुए हटाने से इनकार कर दिया कि बंदर की सेल्फी है तो उस पर किसी इंसान का हक कैसे हो सकता है। विकीमीडिया का कहना है कि वो इस सेल्फी को हटाने नहीं जा रही है, जबकि ब्रिटिश फोटोग्राफर स्लेटर का कहना है कि अगर नहीं हटाया तो इसके बदले में मुआवजा दो। मुआवजा भी कितना? $30,000 यानी करीब 18 लाख रुपए मांग रहे हैं स्लेटर।